हेलो बच्चों, राधे राधे। चलिए, हमारे प्रैक्टिस सेशन का ये 4th पार्ट है। ठीक है, हम आज इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक के 3 पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 41। ठीक है, यूज इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं जो कर्व लिखे हुए हैं वो लिख लेता हूँ बच्चों। ये लिखा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं बच्चों हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, आप देख रहे होंगे एक वेरिएबल की पावर 1 एक वेरिएबल की पावर 2 है, तो ये क्या बनेगा? पैराबोला। क्या बनने वाला है बच्चों? ये पैराबोला। ठीक है, अगला है एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसमें ये बोला हमसे, इसमें यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय कर्व इतना। ठीक है, तो सबसे पहले पैराबोला है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक वाई एक्सिस बना लेंगे, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, हमसे बोला है कि स्केच करिए इस ग्राफ को, तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, तो देखिए माइनस वाई है, जिसकी पावर 1 होती है, पैराबोला की ओपनिंग उसी एक्सिस की तरफ होती है, तो नेगेटिव वाई है तो नेगेटिव वाई की तरफ पैराबोला का मुंह ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक बात है बच्चों? ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 एक लाइन होगी। ठीक बात है, ये x इक्वल टू माइनस 3 हो गई। x इक्वल टू 2 की बात है, तो x इक्वल टू 2 हमारी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू 2 है। और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ये x एक्सिस होती है, तो हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है बच्चों, जो बाउंडेड एरिया है वो ये है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक बात है इतनी। तो अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो आप स्टेप यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। इसकी विड्थ लेनी है, लेंथ लेनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप ले लेते हैं बच्चों इसमें। पहला हो जाएगा ये वाला पॉइंट, जो कटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो क्या पता, लेकिन x कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट तो हमारे लिए a है, अगर इस पॉइंट को मैं a मान लूँ, तो a का x कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, और x इक्वल टू, अगर -3 इसमें पुट कर दूँ मैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू 9, तो माइनस का 9। ठीक है, अच्छा ये हमारा बी पॉइंट है, तो अगर x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू -4 है, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा अब 2 स्ट्रिप लेनी है, तो चलिए एक स्ट्रिप ले लीजिए और एक ये वाली स्ट्रिप ले लीजिए, हाँ या ना? ये 2 स्ट्रिप ले लीजिए। अब मान लीजिए इसकी एरिया A1 है, इसकी एरिया A2 है, तो आपको भी इस रेक्टेंगल की लिखनी है। तो देखिए इस पे तो y है, तो इसका तो x, y1 मान लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा ना वहाँ पे y। अच्छा, इस वाले पे स्ट्रिप लेनी है, तो इस वाले का x, y2 मान लेते हैं। ठीक बात है, तो एरिया A1 और A2 हो गए। तो देखिए जब मैं A1 लिखूंगा बच्चों, तो एरिया A1 जब हम लोग लिख रहे हैं, तो एरिया A1 इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, y1 dx, क्योंकि इसकी विड्थ x एक्सिस पे ली है तो मैंने dx ले लिया। अच्छा, लिमिट -3 से 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर a2 ले ले बच्चों, तो a2 हो जाएगा इंटीग्रेशन y2 dx, और 0 से 2 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो -3 से इतना। ठीक, अच्छा अब सवाल है कि x1 y1 क्या है, y2 क्या है, तो हम इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो टोटल एरिया होगी ए इक्वल टू क्या, a1 प्लस a2 हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। हमारा है ए इक्वल टू, तो मैं ए1 प्लस ए2 कर रहा हूँ सीधे सीधे, तो ये लिखूंगा मैं -3 से 0। अच्छा, y1 का मतलब कि पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -x² dx, प्लस अगर आप यहाँ से करें तो ये 0 से 2 हो जाएगी, और ये भी क्या मिलेगी, -x² dx। ठीक है, अगर आप देखें तो माइनस से 0, 0 से 2, तो -3 से 2 आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं ना, -3 से 2, लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x³/3, लिमिट हो जाएगी बच्चों -3 से 0, प्लस ये हो जाएगी -x³/3, और ये हो जाएगी 0 से 2। ठीक है, अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी है, तो देखिए माइनस तो बाहर ले लीजिए आप सबसे पहले ही। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 माइनस, अब इसमें माइनस रखेंगे तो ये -27/3 ये मिलेगा, प्लस इसमें से भी माइनस बाहर ले लेते हैं, पहले ये काम करते हैं ना, इस एरिया में हम लोग माइनस बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 8/3। 2 का क्यूब करेंगे, माइनस बाहर ले लिया तो 8/3 और -0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये प्लस होगा और फिर से माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस हो जाएगा, तो -27/3 और -8/3। ठीक है, तो -35/3। तो नेगेटिव आने का ये मतलब है सिर्फ बच्चों
कि एरिया जो है वो नीचे की तरफ है, एरिया जो है वो नीचे की तरफ है। अगर आप एरिया की बात करें तो हम सिर्फ लिखेंगे 25/3 जो भी आपका है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है हमसे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या इसमें हर टर्म की पावर सेम है? नहीं, ये तो 1 है, इसकी तो पावर 2 है। ठीक है, इसमें दोनों मिलकर 2 हो जाएंगे, ठीक है भी 2 है, तो होमोजेनियस तो है नहीं, तभी बच गया हमारे लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो ही होते हैं बच्चों, ठीक है। और कंडीशन ये दिया है कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 है, यही बोला ना, x बराबर 0 पे y बराबर 0 है। ठीक है, इसकी जरूरत क्या है हम आगे देखेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो ये मिलेगा dy ओवर dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आपको हम इस तरीके से इस सवाल को हम लोग पहले अरेंज कर लेंगे बच्चों, और ध्यान रहे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके भी नीचे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? जब यहाँ तक पहुँच गए तो अब आपके पास क्या है कि ये क्लियरली क्या है, क्लियरली यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हैं कि क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप कंपेयर कर ले बच्चों तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि p की वैल्यू कितनी है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी है, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर p dx। तो चलिए e की पावर p कितना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए तो ये ऊपर वाला डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, हाँ या ना, क्लियरली दिख रहा है हमें ये बात? ठीक है, तो हम इसका सीधे सीधे लिख सकते हैं e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बेस e है तो लॉग में कुछ नहीं लिखा तो बेस e है, अगर ये दोनों सेम होता है बच्चों तो ये सिंपल आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, इतना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब इसका जब आंसर लिखते हैं बच्चों हम लोग तो इसका आंसर क्या लिखते हैं आप लोग, इसका जब आप आंसर लिखते हैं तो लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस का c। तो हम लोग y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है मेरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q कितना है बच्चों, 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का c और y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी और ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इनिशियली आपको कुछ बातें इसने दे रखी थी। ठीक है, तो इनिशियली दिए एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है तो x की जगह 0 डाल दीजिए और y की जगह 0 डाल दीजिए। तो x की जगह जब आप 0 डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे तो ये आप जाएगा 0, ये भी 0 प्लस c। तो आप देख रहे होंगे c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0, हाँ या ना? तो क्या c की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो हमारा इक्वेशन सिंपली बन जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यू बाई 3। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू तो 0 है। चलिए बच्चों देखते हैं इसे, एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर तो ये चीज़ें कर पाएंगे बच्चों। क्या कह रहा है समझिएगा, आपसे कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए इक्वल टू, ठीक है, तो जरा सा देखिएगा ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4i प्लस 5j माइनस के। ठीक है, और एक बी इक्वल टू दिया है बच्चों i माइनस 4j और प्लस का 5k। ठीक है, तो i माइनस 4j प्लस 5k, और एक सी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस j माइनस k। फाइंड अ वेक्टर d विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड b एंड d डॉट a इक्वल टू 21। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो बात की बात है। तो हमने क्या किया बच्चों, लेट d वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj और प्लस zk। कोई वेक्टर मानोगे तो x y z में हमने वेरिएबल मान लिया, अब मुझे x y और z की कैलकुलेशन करनी है। हमसे गिवन क्या है, गिवन है बच्चों कि d इज परपेंडिकुलर टू बोथ c एंड b। तो अब लिखेंगे d परपेंडिकुलर टू a, d परपेंडिकुलर टू
सी आपको दिया हुआ है सी, डी परपेंडिकुलर टू सी, हाँ या ना, एंड डी परपेंडिकुलर टू बी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि डी डॉट सी इक्वल टू जीरो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है बच्चों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, एंड डी डॉट बी इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। तो डी डॉट सी का मतलब क्या हुआ, ये डी है और ये सी है, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। अगर इस कंडीशन को लेंगे डी डॉट बी को, तो डी और बी का लीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं, एक्स वाले आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ, ये मिलेगा एक्स माइनस 4y, एक्स माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मिल गई। तीसरी कंडीशन ये दिया है कि डी डॉट ए इक्वल टू 21, तो डी और ए का एक चीज आपको गिवन है, और ये गिवन है कि डी डॉट ए इक्वल टू 21, तो डी और ए का ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 21, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब 1 2 3 तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, तीनों को आपस में सॉल्व कर देना है। तो पहले आप क्या कर सकते हैं कि 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, तो एलिमिनेटिंग जेड फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 आपका क्या है, 1 इक्वेशन पर देखिए x माइनस 4y, इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या दिख रहा है बच्चों, x माइनस 4y प्लस 5z, इक्वेशन नंबर 2 है, और 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको कुछ इक्वेशन एक मिल जाएगी जो कि आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप सॉल्व कर दीजिए, तो 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, और ए आपको दिया हुआ है x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। ऊपर वाले में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और दोनों को ऐड कर दिया सिंपल। जैसे ही आप ये काम करोगे तो ये देखिए 5z वाला पार्ट कट गया, और ये हो जाएगा 15 और x यानी कि 16x, और 5 और माइनस 4y यानी कि प्लस y, और इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 बन गया बच्चों। ठीक है, अब अगला क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए, 2 और 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा x माइनस 4y प्लस का 5z इक्वल टू 0, और 3 है आपका 4x प्लस का 5y माइनस का z इक्वल टू 21। अब इस वाले में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 5 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे बच्चों तो ये फिर से 5 वाला कट जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 20x और ax, तो ये हो जाएगा 21x। अच्छा, ये 25 और ये माइनस चला गया 4, तो ये भी हो जाएगा 21y। ठीक है, और ये 21 गुणे 5, 21 इंटू 5, हाँ या ना। तो आप देख रहे होंगे ये 21 इंटू 5 होगा। अब आप यहाँ से एक चीज गौर करिए, 21 21 21 कट गया, तो आपके पास जो इक्वेशन बची बच्चों, आपके पास जो इक्वेशन बची, एक आपकी मिल गई x प्लस 4y, ठीक है ना, 3 हमारा है 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 21। तो सेकेंड और थर्ड को आपने सॉल्व कर दिया है। खैर चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 5 मिल गया, और वो मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ से दोनों को जब सॉल्व कर दिया तो x प्लस 5y इक्वल टू x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई मिलेगा हमको बच्चों यहाँ से। तो जैसे ही आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। अच्छा, इक्वेशन 4 कितना था हमारा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे 16x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 16x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो 16x प्लस वाई इक्वल टू 0, और 5 वाली क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, माइनस कर दीजिए सिंपल, तो ये आपका कट जाएगा, और ये मिलेगा आपको 15x इक्वल टू का माइनस 5, तो x इक्वल टू मिल जाएगा -1/3। क्या x की वैल्यू क्लियर है सबको, हाँ या ना, तो x की वैल्यू -y/3। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन किसी में भी, इक्वेशन 5 में पुट कर दीजिए, तो -1/3 प्लस वाई इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो y इक्वल टू मिल गया 5 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 16/3, तो y की वैल्यू मिल गई 16/3। अच्छा, जब y की मिल गई तो ऐसे ही सिमिलरली z की मिल जाएगी, तो z के लिए आप क्या करिए, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको z की मिल जाएगी। इक्वेशन 1 हमारी है क्या, इक्वेशन 1 है हमारी बच्चों 3x प्लस वाई माइनस जेड, 3x प्लस वाई, तो 3 इंटू -1/3
प्लस 16/3 माइनस जेड मतलब इक्वल टू जेड फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये मिल जाएगा -1 प्लस 16/3 इक्वल टू जेड। यहाँ से आप करेंगे तो जेड इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 13/3, हाँ या ना? ठीक है, वेक्टर है -1/3i 16/3 जे कैप 13/3 के कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, इतनी बात सबको। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपको देखेगा। फाइंड द इमेज ए डैश of the point 2 1 2 in the line इतना। also find the equation of line joining a dash, find the foot of perpendicular from point a on the line। ठीक है, तो कई सारी बातें इसमें आपसे पूछ रखा है बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसको करने के तरीके हैं कि आप क्या करिए, या तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फिर आप वेक्टर फॉर्म में इसको कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, और इक्वेशन फाइंड करना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 1 2। इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी किए हुए हैं बच्चों। और ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, तो अच्छा ए वाली जो हमारी लाइन है, ये इसकी इमेज है। तो ये जो इमेज है ये है ए डैश, इसी की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हमारी मिड पॉइंट हो जाएगी एम, और ये हमारी लाइन है एल, और एल इक्वल टू हमको दिया हुआ है 4i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस जे माइनस के। आप लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन पढ़े होंगे बच्चों, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, ये जो लेमडा के साथ लिखा होता है ये इसका डीआरस होता है। तो अगर इस लाइन के डीआरस की बात करूं, ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है ना, ये अगर इस लाइन के डीआरस की बात करूं तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गिवन है हमको कुछ बातें। ठीक है, तो हम उस गिवन हुए चीजों को लिख लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है, हमको गिवन है बच्चों एक ए पॉइंट जो दिया हुआ है 2 1 2। ठीक है, अब लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच लाई ऑन द लाइन। ठीक है, तो अगर मैं इसलिए m का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखते हैं l का कोऑर्डिनेट। आप अगर वेक्टर फॉर्म है तो बच्चों क्या करो, लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और i वाले एक साथ, j वाले एक साथ और k वाले एक साथ कर दो। तो यहाँ से करोगे तो 4 प्लस लेमडा मिलेगा। इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में तो देखो क्या करना बच्चों, लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, फिर i वाले एक साथ करना, तो 4 प्लस लेमडा और बाहर i बचेगा तो i का कोएफिशिएंट इसका x कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर वैसे ही 2 माइनस लेमडा इसका z y कोऑर्डिनेट बनेगा, और फिर ऐसे ही 2 माइनस लेमडा इसका k कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, अब नाउ डीआरस ऑफ एम, एम के डीआरस क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट एम पॉइंट को तो हमें पता ही नहीं है ना, तो इसके एम पॉइंट हमने निकाल लिया। अब डीआरस ऑफ एम कैसे मिलेगा, क्लियर है बच्चों क्या करना है मुझे। ठीक है ना, तो एम का डीआरस लिख लेते हैं। तो एम का डीआरस कितना मिलेगा, 4 प्लस लेमडा माइनस 2, 2 माइनस लेमडा माइनस 1 और 2 माइनस लेमडा माइनस 2। ये कैसे किया बच्चों, दो पॉइंट अगर गिवन हो उनका उस लाइन का डीआरस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, वही काम किया गया है। जब इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे तो ये मिल जाएगा 2 प्लस लेमडा, यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस लेमडा, हाँ या ना, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस लेमडा, और ये 2 से 2 कट गया तो सिंपल बचा माइनस लेमडा। तो ये हमारे लिए क्या मिल गया बच्चों, डीआरस ऑफ एम। अब मैं एक बात जानता हूँ कि जो एम है वो परपेंडिकुलर टू AM is perpendicular to line। इसका मतलब क्या है कि AM के डीआरस और लाइन के डीआरस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा डीआरस ऑफ लाइन क्या है बच्चों, डीआरस ऑफ लाइन क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से क्या कह रहा है आपसे कि 2 प्लस लेमडा, ठीक है देखिएगा बच्चों, 2 प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये क्या किया बच्चों, मैंने दोनों के डीआरस का मल्टीप्लिकेशन का सम इक्वल टू 0 होगा, यही काम किया गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, पूरा कर लेते हैं एक बार, देखिएगा 2 प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा और ये हो जाएगा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये माइनस लेमडा था तो माइनस माइनस मिलके प्लस लेमडा, तो लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा 3 लेमडा और ये प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो लेमडा इक्वल टू -1/3 आ रहा है बच्चों, ठीक है। अगर लेमडा की वैल्यू मिल गई तो हम m पॉइंट निकाल सकते हैं, thus वी गेट m, और m कितना हो जाएगा, आप लेमडा की वैल्यू रख दीजिए 11/3, 7/3 और 7/3। अच्छा, अब हमको ये पता है, हमने कहा कि भैया ऐसा है, जो इसकी इमेज है, हमने लेट किया कि जो a डैश है उसकी इमेज है, और वो है आपकी अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो हम लेट कर लिए बच्चों, लेट ए डैश अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। वेयर m इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, क्या मिड पॉइंट नहीं है ए डैश का, बिल्कुल सही बात है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, तो ठीक है, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है बच्चों, मिड पॉइंट फार्मूला हमको ये बता रहा है कि भैया m का कोऑर्डिनेट हम एक और लिख सकते हैं, और वो m का कोऑर्डिनेट और आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस, और वहाँ पे जो दिया हुआ है 2/2 कॉमा बीटा +1/2 और गामा +2/2, और यही m हमको और आया था बच्चों हमारी कैलकुलेशन में 11/3, 7/3 और 7/3। अगर ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप ये कह सकते हो बच्चों कि अल्फा +2/2 इक्वल टू 11/3, बीटा +1/2 इक्वल टू 7/3 और गामा +2/2 इक्वल टू 7/3। जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको अल्फा, बीटा और गामा मिल जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी 16/3, बीटा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को ले जाकर के माइनस कर दीजिए, तो ये मिल जाएगी 11/3, और ये आपका गामा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 8/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ई डैश क्या मिल गया आपको, 16/3, 11/3 और 8/3। ये इमेज वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पार्ट का, ठीक है। अच्छा जी, तो डायरेक्शन रेशियो, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इक्वेशन पूछा था, तो डी आर्स ऑफ ए डैश, डी आर्स ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों, 16/3 -2, 11/3 -1, भाई कैसे निकालते हैं, x2 - x1 -2। तो जब ये डी आर्स ऐसे निकालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10/3, और ये 3 चला गया तो 8/3, हाँ या ना, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए डैश आपका नेक्स्ट है, आपका इक्वेशन ऑफ ए डैश, हमको वही तो पूछा था। तो हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, x - 2 अपॉन डी आर्स, x - 2 अपॉन डी आर्स, यानी डी आर्स कितना है 10/3 इक्वल टू y - 1, डी आर्स कितना है 8/3, हाँ या ना, 8/3 ही तो आया था बच्चों इसका, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 8/3, और अगला आया था z - 2 अपॉन 2/3। अब जरा देखिए इसको ना बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी आर्स, जैसे 3 है तो 3 गायब कर दिया, इसमें से 2 गायब कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2 अपॉन 5, यहाँ से 2 जब कॉमन ले लिया, यानी 2/3 कॉमन ले लीजिए, ऐसे समझिए ना, इक्वल टू, तो y - 1 अपॉन, अगर यहाँ से ले लेंगे तो ये 4 बचेगा, और यहाँ से ले लेंगे तो z - 2 अपॉन 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया उस लाइन की इक्वेशन जो हमसे पूछी थी बच्चों, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं इसमें। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस सेट, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, या तो आंसर को जानता है या तो गेस करता है, ठीक। लेट 3/5 be the probability that he knows the answer and 2/5 be the probability that he guesses, ठीक है। assuming that a student who guesses that the answer will be correct with probability 1/3, what is the probability that the student knows the answer given that answered it correctly। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि एक तो आंसर हमको करेक्ट करना है, अच्छा जी, और आंसर करेक्ट करने के साथ वो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर नोज द आंसर, स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट आंसर जानता है। ये बात हमारे लिए सबसे, ठीक, हमको ये पता करना है कि एक तो वो सही करे, और वो सही जो करे वो गेस वाला, तुक्का वाला सही ना हो, वो जानता हो आंसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पहले ना इसमें इवेंट डिफाइन करेंगे। तो जो इवेंट है जरा उसको देखिए, लेट, मैंने एक इवेंट डिफाइन किया है ए, क्या, ही आंसर्ड करेक्टली, वो क्या करता है, ही आंसर्ड करेक्टली, वो आंसर करेक्ट करता है, ये हमने मान लिया एक हमारा इवेंट है, ठीक है। अच्छा, इवन ही नोज द आंसर, आंसर करेक्ट तो करेगा, लेकिन कैसे कैसे, ही, हमारा आंसर करेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ही नोज द आंसर,
ठीक। और E2 इवेंट क्या है, देखिए कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी के ऐसे सवालों में ना बेस थ्योरम लगती है। तो बेस थ्योरम में क्या है, पहले तो हमें पता करें कि आंसर, अच्छा आंसर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो बात की बात है, हमें ये बताना है कि वो आंसर जानता था इसलिए करेक्ट किया, ठीक है। तो E2 क्या है, ही गेसेस द आंसर, गेसेस द आंसर। हमने कहा कि भैया वो आंसर जानता था। अच्छा चलिए, तो हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले वो देख लेते हैं। हमको कैलकुलेट करना है P E1, P हमको जो वो जानता था ना, हमको देखिए आंसर करेक्ट कर दे पहले, तो आंसर करेक्ट कर दे और वो जानता था, तो P E1 बाई ए हमें ये पूछा है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं बच्चों, सबको पता होना चाहिए, तो हम लिखते हैं P E1 और P E बाई E1 प्लस P E2 और P E बाई E2, ठीक। ऊपर कौन सा लेते हैं, यहाँ E1 वाला है तो E1 वाला पार्ट को ऊपर ले लेते हैं। अब तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए थी। P E बाई E1 ये प्रोबेबिलिटी को समझ में आ रही है बच्चों, क्या करते हैं, वो आंसर को जानता था, वो आंसर को गेस करता है, वो आंसर को करेक्ट भी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि वो करेक्ट करे। अच्छा जब करेक्ट मतलब आपने कोई ऑप्शन टिक किया, तो ऑप्शन दो हो सकता है ना, कि या तो आपको पता था या आपने तुक्का लगाया, गेस किया, वही मतलब हिंट लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ के बाद हमको ये सारी बातें कैलकुलेट करनी है। तो P E1 बाई ए, तो P E1 पहले बताइए क्या हुआ। P E1 का मतलब हुआ कि ही नोज द आंसर, तो ही नोज द आंसर कितना, 3/5। ही नोज द आंसर कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। P E2 क्या है, ही गेसेस द आंसर, वो कितना है, 2/5, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा जी, P A बाई E1, P A बाई E1 मतलब एक तो आंसर जानता था और करेक्ट कर दे तो 100% है ना, 1। और P E बाई E2 मतलब आंसर को गेस करता है और वो सही करता है, इस बात के लिए आपको प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 1/3। आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी एज्यूमिंग दैट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब गेस करता है तो 1/3 है, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे ही आप ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इस पे देखते हैं, ठीक है। हमसे बोला है बच्चों कि P E1 बाई ए, तो ऊपर आएगा 3/5 इंटू 1 अपॉन में क्या है बच्चों, 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें देखिए एलसीएम जब लेंगे तो अब देखिए 5 5 5 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बचेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2/3। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 11, हाँ या ना, ये आपका आंसर है, ठीक बात है। चलिए बच्चों देखते हैं, इसमें हमसे बोला है फाइंड मैट्रिक्स ए सच दैट, आपको ये दिया हुआ है, ठीक बात है बच्चों। चलिए, तो हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2 -1 1 0 -3 4, तो इसके साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई है ए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो ये क्वेश्चन गड़बड़ कर देंगे बच्चों आप लोग, ठीक है ना। नॉर्मल मैट्रिक्स ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको इसमें गौर करना ही होगा कि क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। ठीक, चलिए आपको ए मैट्रिक्स पूछा है। अच्छा जरा समझने की कोशिश करिए, ए 1 2 3 3x2 का मैट्रिक्स है और 1 2 3 ये भी 3x2 का मैट्रिक्स है। तो अगर ए वाला, अगर इसको मैं x मान लूँ बच्चों और इसको y मान लूँ, तो x एंड y का ऑर्डर है 3x2 3x2। अगर मुझे ए चाहिए तो ए हमारा होना चाहिए 2x2, ठीक है। तो लेट ए एक मैट्रिक्स है, वो क्या बनेगी, ए बी सी और डी, हमें मान लेते हैं बच्चों। ऐसा क्यों हुआ, चलिए ए को हम सोचते हैं कि अगर इसको भी आपने 3x2 ले लिया, अगर आपने इसको 3x2 ले लिया तो जब आप 3x2 लोगे तो ऐसा ही लोगे, तो जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये संभव ही नहीं है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, देखो अभी तक क्या है बच्चों, आप लोगों ने ना आपके सिलेबस में सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स रहे हैं, कहने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहे हैं, तो कभी आप इस बात पे ध्यान नहीं दिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो पहले वाले की रो जो होगी वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, तभी जा करके मल्टीप्लिकेशन संभव है। अगर इसके 3 रो हैं तो जिससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हो उसके 2, मतलब जैसे देखिए ये 2 कॉलम है ना, इसकी 2 रो होनी चाहिए, तभी जा करके मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो फिर कैसे करोगे। अगर 3 रो, अगर ए का 3 रो ले लोगे इसकी तरह, तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, एक एलिमेंट छूट जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये काम किया गया है। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, 2 - 1 1 0, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ थी बच्चों, वो थी इस ए मैट्रिक्स को पहचानना कि कितने ऑर्डर की लेनी है, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 -8
ये हो जाएगा 1 माइनस 2 9 और 22, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको समझ गए हैं यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपकी ये मैट्रिक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। रो लिया, कॉलम में किया, ये मिल जाएगा 2a माइनस सी, ये मिल जाएगा 2b माइनस का d, ये मिल जाएगा आपका a प्लस 0, ये मिल जाएगा b प्लस 0, ये मिल जाएगा माइनस का 3a प्लस का 4c, और ये मिल जाएगा माइनस का 3b प्लस का 4d, ठीक है। और ये इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों किसके, -1 -8 1 -2 9 22, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, क्या बताने की जरूरत है, इसको कंपेयर कर देना है। जब भी आप इसको कंपेयर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, रो आपस में, तो 2a माइनस सी इक्वल टू 1, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ठीक है। थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2b माइनस डी इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ए इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, एंड b इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब जो ए बी सी डी आपको मालूम है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको सी मिल जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी 3 और डी की वैल्यू आएगी 4, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए क्या मिल जाएगी आपको, 1 -2 3 और 4, ये आपका आंसर है। क्या है, सॉल्व करना है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सी मिल जाएगा बच्चों, इससे कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने छोटे छोटे सवाल आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। बस इसमें मेन यही था कि मुझे उस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है, इस बात पे ध्यान रखिएगा, वरना मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बोला आंसर, ठीक है। चलिए, शॉपकीपर है 3 वैरायटी ऑफ पेन्स ए बी एंड सी। अच्छा, देखिए कैसे ऐसे सवालों को सोचोगे, कैसे करोगे, कैसे। एक शॉपकीपर है, उसके पास से पेन की कुछ वेराइटीज है बच्चों, और वो पेन की जो वेराइटीज हैं वो क्या है, एक पेन वेराइटीज है, आपको पेन की कुछ वेराइटीज हैं, और वेराइटीज ए है, बी है और सी है, ठीक है। मीनू परचेज्ड 1 पेन ऑफ ईच वेराइटी फॉर अ टोटल ऑफ 21 रुपीज। अच्छा जी, ठीक है। जीवन परचेज्ड 4 पेन्स ऑफ ए वेराइटी, 3 पेन्स ऑफ बी वेराइटी एंड 2 पेन्स ऑफ सी वेराइटी फॉर ₹60। यानी सारी बातें 60 रुपीज़ की हैं, मतलब कि पैसों की हैं कि कितने रुपए में क्या खरीदना है। मैंने कहा कि भैया जो पेन की वेराइटी ए है, उसकी जो वैल्यू है वो x है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेट 1 पेन ऑफ वेराइटी ए कॉस्ट x रुपीज़, ठीक है। वैसे ही लेट 1 पेन ऑफ वेराइटी बी कॉस्ट y रुपीज़। वैसे ही तीसरा, लेट 1 पेन ऑफ वेराइटी सी कॉस्ट z रुपीज़। मतलब ए पेन अगर खरीदोगे, एक वेराइटी ए है, एक वेराइटी बी है, एक वेराइटी सी है, तो ए वेराइटी का अगर एक पेन लोगे तो x रुपया देना पड़ेगा। बी वेराइटी का पेन अगर लोगे तो उसके लिए आपको y रुपीज़ देनी है एक पेन का, और सी वेराइटी का पेन लोगे तो उसके लिए आपको z रुपीज़ देनी है। ठीक बात है, ठीक है। मैं इसकी इक्वेशंस बना के दे रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन आपको करना है फिर मैट्रिक्स का, उसमें बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास 3 है, एक है मीनू, दूसरा है जीवन, और तीसरा है शिखा, ठीक है। ये 3 लोग हैं जो पेन को खरीदना चाहते हैं। चलिए, मीनू क्या कर रही है, मीनू ने एक पेन किया, 1 पेन ऑफ ईच वेराइटी। अच्छा जी, लेकिन उसने 21 रुपये दिए, तो मतलब ये हुआ कि उसने ए वेराइटी यानी x रुपये खर्च किए, बी वेराइटी पे y रुपये खर्च किए, और सी वेराइटी पे z रुपये खर्च किए, और ये सारे रुपये मिलकर हो गए 21, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जीवन ने क्या करा है भाई, जीवन ने भी तो कुछ खरीदा ही है, बता रहे हैं। अच्छा, जीवन परचेज 4 पेन है वेराइटी है, यानी कि वो 4 पेन खरीदा ए वेराइटी का, और एक पेन की कीमत है x रुपीज़, तो 4 इंटू x रुपये दिया होगा। अच्छा, 3 खरीदा है बी वेराइटी का, तो चलिए भैया 3 खरीदा है बी वेराइटी का, और 2 खरीदा है वो सी वेराइटी का, जिसके लिए z रुपये देना है एक पेन का, ठीक है। 2 पेन ऑफ सी वेराइटी, और ये टोटल दिया इन्होंने 60 रुपया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। शिखा ने क्या किया है, शिखा परचेज 6 पेन ऑफ ए वेराइटी, यानी कि वो 6x खरीदी, 2 पेन खरीदा है बी वेराइटी की, यानी कि 2y हो गया, एंड 3 पेन ऑफ सी वेराइटी, यानी कि 3z हो गया, और ये आपने इसने खर्च किया है 70 रुपया। क्या ये इक्वेशन 3 है, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच वेराइटी ऑफ पेन। क्या ये 3 इक्वेशन
3 वेरिएबल आप इन तीनों से क्या मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी होगी और पहली मैट्रिक्स आपने क्या डिफाइन करनी होगी, पहली मैट्रिक्स ये डिफाइन करनी है और ये मैट्रिक्स क्या डिफाइन करोगे 1 1 1, दूसरी 4 3 और 2 और तीसरी 6 2 और 3। उसके बाद आप एक वेरिएबल वाली मैट्रिक्स डिफाइन कर देते हैं एक्स वाई और जेड और तीसरी आप बी मैट्रिक्स डिफाइन कर देते हैं जो इक्वल टू हो जाएगा। तो 21 रुपया दिया है एक ने 60 रुपया दिया है बच्चों और एक ने 70 रुपया दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये सब बताने वाली बात नहीं है, क्या करोगे ए इनवर्स बी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लोगे। डिटर्मिनेंट ए जैसे ही आप निकालोगे बच्चों तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है -5। ठीक है, इसके बाद से आप इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 5, y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 8 और z की वैल्यू जो आ रही है वो भी आ रही है बच्चों 8। ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं, ये इनवर्स निकाल सकते हो। अब तक की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए बच्चों। इसमें इस सवाल पे ठीक है, चलिए हमसे बोला है कि प्रूव करिए इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हो गए बच्चों, एक तो हो गया LHS और एक RHS। तो मैंने क्या किया, LHS ले लिया और LHS इक्वल टू मैंने प्रूव किया। तो हमने उसको लिया 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों इसमें से 9/4 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से अगर, ठीक है, तो 9/4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा पाई/2। ठीक बात है, और माइनस ये बच जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अच्छा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 1/3। कैसे पता, आप ये बात जानते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। एक स्टैंडर्ड है, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो मैंने क्या किया, ये पाई/2 अगर साइन एक्स को इधर लेके जाओगे तो कॉस इनवर्स एक्स के बाद एक्स की जगह 1/3 है, तो मैंने इतना लिख लिया। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि RHS में ये साइन इनवर्स में कुछ प्रूफ है, तो ये कॉस इनवर्स दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया बच्चों, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो थीटा इसको हमने मान लिया। अब थीटा को हम लोग साइन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया। ठीक है, अच्छा जी, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने इसको थीटा माना तो कॉस क्या होता है, बेस, और ये होती है हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना मिलेगा 9 माइनस यानी √8 यानी 2√2। ठीक है, हाँ या ना, ठीक बात है। अच्छा, अब इसी केस में अगर इसी ट्राइंगल से मुझे साइन थीटा लिखना पड़े बच्चों, तो मैं साइन थीटा क्या लिखूंगा, साइन थीटा क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं थीटा लिखूं तो क्या साइन इनवर्स 2√2/3 नहीं है। अच्छा जी, हमारा जो LHS था वो क्या था 9/4 और जब कॉस को थीटा मान लिया था, तो थीटा था क्या, थीटा की जगह अगर मैं चाहूँ तो साइन के टर्म में लिख सकता हूँ ये वाला बात, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है। 2√3 हमको जो प्रूव करना था वो हमको मिला हुआ है बच्चों, क्लियर है ये बात। तो हमको जो प्रूव करना था ये हमको मिल गया और यही RHS है, हाँ या ना। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो नॉट इक्वल टू वाला होता है तो अब LHS RHS निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी चलिए। तो एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना है बच्चों 0 है, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं LHS लूंगा। देखिए अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो हो सकता है कि वो x से बड़ा भी हो और x से छोटा भी हो, तो इसीलिए दोनों केस में हम यही लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x साइन 1/x, तब x की जगह 0 पर। देखिए ये जो है ये हाइपरबोलिक फंक्शन होती है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करे। तो इंटू कुछ भी लो, -1 से 1 के बीच में कुछ भी लो, इंटू 0 कर दोगे तो ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी ना। ठीक है, अच्छा जी, RHS देखिए, RHS भी जब आप लिखेंगे बच्चों तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू साइन 1/x, फिर से हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 है, इंटू 0 करोगे तो फिर 0 आ जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, f ऑफ 0 LHS इक्वल टू RHS, मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हाँ या ना, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक बात है बच्चों, तो यहाँ तक चलिए, चलिए बच्चों देखते हैं इसे। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना। ठीक है, चलिए इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी पे ये क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा, हो सकता है कि पहली बार आप लोग देख रहे होंगे इस तरह क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। जो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको गिवन है, गिवन
fx is differentiable at x equal to 1, therefore fx is continuous at x equal to 1, continuous at x equal to 1। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा बच्चों। चलिए, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? f ऑफ 1 LHL इक्वल टू RHL, यही ना? f ऑफ 1, चलिए ठीक है। LHL क्या लिखते हैं भैया? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस RHL, जो भी fx होगा ले लोगे। चलो, f ऑफ 1 का मतलब कि इक्वलिटी इसी पे लगी है तो यही लोगे आप। तो ये लोगे तो क्या करोगे आप? इसमें 1 रख दो, तो 1 प्लस 3 प्लस a इक्वल टू, अगर आप 1 माइनस कम लोगे तो यही तो लोगे। एफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप ए वाली वैल्यू लोगे, फिर इसमें 1 रख दो, तो 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू, 1 से ज़्यादा लोगे तो ये क्या मिलेगा? b प्लस 2, किन्हीं को 2 को बराबर कर दो, तो 1 प्लस 3 प्लस ए इक्वल टू b प्लस 2। तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? a माइनस बी या b माइनस ए इक्वल टू 2, b माइनस ए इक्वल टू 2, ये भी कर सकते हैं आप इसको। या फिर आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा सोचिए, इससे केवल कंटिन्यूटी पे तो आपको कुछ मिला ही नहीं है और b की वैल्यू। इसी सवाल में यही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी भी देखनी होगी। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं बच्चों? ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है? LHD इक्वल टू RHD, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ बच्चों, f डैश x इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये बात फार्मूले को हमें इसी को यूज करना है, ठीक बात है। LHD का मतलब वही a से छोटी वैल्यू, RHD का मतलब a से बड़ी वैल्यू। तो सबसे पहले ना मैं LHD कैलकुलेट कर रहा हूँ बच्चों। तो LHD कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अब ये सोचो, x की वैल्यू जब 1 से छोटी है, तो x की वैल्यू 1 से जब छोटी है बच्चों आपके पास, तो fx क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तब fx है कितना आपके पास? x स्क्वायर। तब आपके पास fx क्या है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस a है, ठीक है। अच्छा, इसी fx में ही f ऑफ 1 निकालना है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो a लेते हैं, जो fx यहाँ पे लेते हो ना आप LHD RHD के साथ, अभी देखिए अगले में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो ये माइनस, अब इसी में आप रखोगे 1, इस वाले में ही fx में ही, तो 1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा? 4 प्लस ए अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1, हाँ या ना? क्या लिखोगे? x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दो। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको कुछ बातें बच्चों यहाँ से समझ में आने लगेंगी कि मुझे इसको कैसे करना होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप पहले एक बार सॉल्व कर दीजिए बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ अगर इसमें, तो ये देखिएगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का a माइनस का 4 माइनस का a अपॉन x माइनस 1, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये आपको मिल रहा है बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए 1 रखते ही 0 अपॉन 0, तो हम ऐसा कर नहीं सकते, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आएगा बच्चों x माइनस 1 और x प्लस 4, क्योंकि लिमिट कैलकुलेट करने आना चाहिए। 0 अपॉन 0 बन रहा है तो हमारा काम आगे कुछ करना होगा, तो x माइनस 1, तो आपने यहाँ से मिल गया x प्लस 4 लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 रख देंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। जब आप 1 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। क्या LHD समझ में आ रही है बात आपको? ठीक उसी तरीके से बच्चों मुझे RHD निकालनी होगी। जब मैं RHD लिखता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जब लिखोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस और fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा जी, ठीक बात है। fx कितना है आपका? fx इसके लिए कितना है? इस केस के लिए कितना है? bx प्लस 2, यानी 1 से वैल्यू जब होगी x की तो उसके लिए fx b प्लस 2 है, माइनस इस वाले में अब 1 रखोगे। ये बात कभी भूलिएगा मत, ठीक है ना? ये नहीं कि इक्वल टू वाले पे रख देना है आपको, ठीक है। तो f ऑफ 1 आप इसमें रख देंगे, बिल्कुल
ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस वन। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो bx प्लस टू माइनस बी और माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, टू से टू कैंसिल, अगर आप b कॉमन लेंगे तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कट जाएगा और सिंपली बचेगा b। ठीक है, तो LHD इक्वल टू RH, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो RH इक्वल टू RH, तो यहाँ से आप लिखेंगे 5 और ये लिखेंगे b, तो इसका मतलब b इक्वल टू कितना आ गया 5। और फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का मतलब क्या होगा बच्चों, मैंने इसको इक्वेशन वन दे रखी है ना, a माइनस बी प्लस टू इक्वल टू जीरो, तब इसमें इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए इक्वेशन वन, a माइनस फाइव प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो a बराबर 3, हाँ या ना, तो क्या यहाँ से a बराबर 3 आ गया। तो पूरा सवाल बहुत ध्यान से कीजिएगा बच्चों ना, कई बार बच्चे इसमें मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, और कई बार बुक्स में भी मिस्टेक हो जाती है, ये सब चीज़, ये वाली जो चीज़ है ना, कई बार आप देखेंगे कि बुक्स में भी क्या करेगा ना, f(1) की जगह जो हमने LHD में x इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन होता है वही यहाँ पे यूज कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। LHD और RHD में हमेशा ध्यान रखें, f(1) जो लेंगे आप, यहाँ जो आप fx यूज करेंगे x के अकॉर्डिंग, उस वाले में आप ये 1 पुट करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर आप सवाल गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। तो कई बार ये बुक्स में भी दिया हुआ है बच्चों, y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर cos x प्लस cos x की पावर x। आप चाहें इसको तो इसको अलग ले लीजिए, आप इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए, और फिर ऐसे सॉल्व कर दीजिए। e की पावर x स्क्वायर, अच्छा ये वाला ना x स्क्वायर के इंटू cos x में है बच्चों, ये वाली बात है ना, तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, e की पावर x स्क्वायर इंटू cos x, चलिए इसको u ले लिया। तो अगर आप करेंगे तो ये dy ओवर क्या है, ये du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, हाँ या ना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले u लिखा है ई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ऊपर चले तो इसमें लग गया हमारा प्रोडक्ट रूल, तो 2x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन एक्स, हाँ या ना। अब इसमें आगे गए तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, तो कॉस एक्स को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर का 2x किया, प्लस लिया एक्स स्क्वायर को एज इट इज और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2x इंटू कॉस एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये यू मिल गया। अच्छा v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कॉस एक्स की होल पावर एक्स है, चाहे तो लॉग ले लीजिए सीधे सीधे, तो लॉग v इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये लॉग v का क्या हो जाएगा, 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू, वो क्या लिखा है, x इंटू लॉग कॉस एक्स, क्या है, x इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। चलिए तो x को एज इट इज लिखा और लॉग x का 1 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यही है ना, ध्यान दीजिएगा, x इंटू लॉग कॉस एक्स होगा। अच्छा यहाँ पे नहीं, गलत है बच्चों, यहाँ पे हमको ये कॉस एक्स लेना है ना, तो जब चेन रूल लगाओगे तो x को एज इट इज रखा, लॉग x का 1/x और माइनस का साइन एक्स, अच्छा जी, प्लस लॉग कॉस एक्स एज इट इज और x का 1 हो जाएगा। चलिए इसको जब सॉल्व कर दोगे तो ये मिलेगा dv बाई डी एक्स वी इंटू, ये मिलेगा माइनस एक्स टेन एक्स, क्या ये समझ में आ रहा है, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस एक्स इक्वल टू v कितना था, कॉस एक्स की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स। तो फाइनली जो हमको मिला है डी वाई ओवर डी एक्स, वो कितना मिलेगा बच्चों, तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, साथ में 2x कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर एक्स, हाँ या ना, ब्रैकेट में माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चे देखिए, एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है आपसे, तो आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x की वैल्यू दी है बच्चों 2 पाई से 0 के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। अच्छा अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पहला स्टेप है कि मैं इसको क्या कर दूं, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दूं, सीधे सीधे बच्चों क्या कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हमको मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू निकाल लिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इस सवाल को ना यहाँ से दो अप्रोच हो सकते हैं बच्चों यहाँ से, ठीक है। एक मैंने आपको क्लास में करवाया होगा इसमें कि क्या किया, 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से मैंने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसमें, तो ये कि हमारा फंक्शन बन जाता होगा, देखिएगा जरा, एफ डैश इक्वल टू एक्स
√2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और √2 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे लिए एक फार्मूला बन के मिल जाएगा √2 sin π/4 इंटू कॉस एक्स। cos π/4 की वैल्यू है और इंटू साइन एक्स, तो ये मिल जाएगा बच्चों √2 और ये बचेगा हमको sin π/4 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये मेरा देखिए जब तक सिंगल फंक्शन में नहीं आएगा बच्चों ना तब तक आप कुछ बता नहीं पाएंगे इसमें। तो क्या एफ डैश एक्स इक्वेशन नंबर 1 हमको ये मिला, ठीक है, π/4 माइनस एक्स है, ठीक। अब इसी को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करनी है आपको। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए आप इसको एक बार ग्रेटर देन 0 करेंगे, एक बार लेस देन 0 करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक। तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, फॉर सिंपली इंक्रीजिंग बोला है तो हम इक्वलिटी भी ले सकते हैं बच्चों। तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली नहीं बोला है ना हमसे, सिंपली इंक्रीजिंग बोला तो इक्वल टू भी ले सकते हो, इस पर कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। लेकिन चलिए, तो हमको दिया हुआ है √2 sin π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। क्या ये ठीक बात है? तो जब आप ऐसा करते हो तो अभी देखिए इसमें एक्स को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो माइनस √2 sin x माइनस π/4। अच्छा, अब इसको जब पॉजिटिव बनाओगे तो फिर से ये लेस देन 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव बनाओगे जब इस पूरे फंक्शन को तो ये sin x माइनस π/4 लेस देन 0, यानी अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा तो ये वाला हमारा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो बच्चों, उसका पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पे निर्भर है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है बच्चों? वो करता है क्वाड्रेंट पे। किस पे? क्वाड्रेंट पे। ये आपको पता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 0, 90, 180, 270, ठीक है। और साइन की बात है तो इसमें भी पॉजिटिव होगी, इसमें पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव होती है और इसमें नेगेटिव होती है। तो हमको अपने इन बातों को बस ध्यान रखना, ठीक। अच्छा चलिए, लिमिट हमको दे रखी थी इसने x कहाँ से कहाँ तक, 2π से 0 तक, हाँ या ना? हमसे इसने बोल रखा है कि भैया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक x का। इसी के बीच में इसको निगेटिव ढूंढना है कि कहाँ का निगेटिव होगा, तो मुझे दिख रहा है निगेटिव कहाँ का तक है, 180 से लेके और 360 तक, यानी 2π तक। आप इस वाले लाइन को 0 या 360 लिख सकते हो, तो हमको ये चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। अच्छा, ये निगेटिव कहाँ से कहाँ तक होगा वो बात की बात है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये निगेटिव आए तो ये तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो मेरे पास निगेटिव करने के लिए है क्या बच्चों, π/4। जरा समझिएगा बात को, अगर मैंने ऐसा क्या किया है, माइनस जो था इसको मैंने बाहर लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसको प्लस बनाने के लिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, हाँ या ना? तो अब इसको मुझे नेगेटिव बनाना है, तो साइन नेगेटिव कब होगा, जब ये एंगल 180 से 360 के बीच में हो। चलो शुरू करते हैं। तो अगर ये एंगल x माइनस π/4 कहाँ से कहाँ तक, 2π से पाई के बीच में हो तो हमारा ये 0 होगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा, ठीक बात है। x निकालना है ना मुझे, तो दोनों तरफ π/4 ऐड कर दीजिए, तो पाई प्लस π/4 इसमें ऐड करोगे तो x बचेगा और इसमें ऐड करोगे तो 2π प्लस π/4 बचेगा। इसको ऐड करोगे तो मिलेगा 5π/4 x और ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, 8 और 9π/4, ठीक बात है इतना। तो अगर मैं इंक्रीजिंग के लिए देखूं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5π/4। अब मुझे जो आंसर देना है वो 0 से 2π के बीच में देना है, हाँ या ना? कहाँ से कहाँ तक देना है बच्चों, 0 से 2π के बीच में। तो अगर मुझे इसे 0 के 2π के बीच में देना है, 0 से 2π के बीच में अगर मुझे इस आंसर को देना है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं देखूं कि ये है कितनी डिग्री, तो ये मैं देख रहा हूँ ये है 225 डिग्री, ये चलेगा। और ये कितना है, ये आप देखिए तो 2π प्लस π/4 है, यानी 360 प्लस π/4 है, 360 और प्लस π/4 हो गया ना, ये 360 प्लस π/4, तो 360 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 5, 6 4 10 0 1, 405। तो अगर हम चाहें तो 2π से हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए बेटा 0 से π/4 में। कहाँ पहुँच गए, 0 से π/4 में। हम अगर चाहें यहाँ से चलते देखते हैं यहाँ से, तो अगर 360 से आप चाहें तो π/4, तो 0 360 लिखो या π/4 लिखो, तो आप देखो यहाँ से क्या मिला हमको ये दिख रहा है यहाँ से बच्चे 225 है, 405 है, ठीक है। इसको आप कहो तो क्या कर सकते हो, 0 से 360 लाइन बोलो या फिर 0 लाइन बोलो, बात बराबर है ना। या तो आप 360 लाइन बोलिए या फिर आप 0 लाइन बोलिए, क्या ये दोनों बातें क्लियर है? तो या तो आप 0 बोलिए या तो 360 बोलिए, हाँ या ना? तो मैं 0 से π/4 अगर ये मैं ये काम कर दूं बच्चों, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये काम हमारा होने को है। कैसे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या कह रहा है हमसे, यहाँ से फिर से कि अगर ऐसे आप लिखा हुआ है 5π/4 225 से
360 लिख लो और 405 360 के बाद से 0 से पाई बाई 4 कर दो, तो आपके पास जो ये आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, क्यों भाई? जो 5 पाई बाई 4 से 2 पाई था, ये बात मैं मानता हूँ, देखिए ये मान लिया मैंने, लेकिन ये 2 पाई के बाद 45 डिग्री और आगे गया था ना, तो इसका मतलब या तो 360 लिखो या तो 0 लिखो। मैंने उस इंटरवल को वैल्यूज के आधार पे आगे पीछे लिख दिया है। आप इसके बाद भी यूनियन लगा लेते हैं तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये हमारे इंक्रीजिंग के लिए हो गया। ठीक वैसे ही फॉर डिक्रीजिंग आप लोग कहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसमें जरा समझिए। ये सारी बातें सेम आएंगी, बस ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अरे यही तो आएगा ना, ये सारी बातें ऐसे करते हुए आओगे तो सिर्फ मुझे क्या चाहिए फिर अंत में, साइन x माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x माइनस पाई बाई 4 पाई से लेके 0 के बीच में होगा। यानी अगर आप देखोगे तो x जो है ये 5 पाई बाई 4 होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 फॉर डिक्रीजिंग। हाँ या ना? चलिए ठीक है। तो इस तरीके से करने से बच्चों ना थोड़ा-सा हम लोग को आसानी लगती है, ठीक है। एक तरीका और है बच्चों कि अब साइन कॉस x माइनस साइन x आया था ना इक्वल टू 0 में, उसको आप क्या करो, इक्वल टू 0 है तो उसको tan में कन्वर्ट कर लो और tan में कन्वर्ट करके फिर इस इंटरवल को बाँट दो। वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में, ठीक है ना? तो बाकी आपकी इच्छा है, कभी आप वैसे ट्राई करना हो तो करिएगा, पर फिलहाल एग्ज़ाम पास है तो जो आपको पढ़े हैं, जो बातें जानते हैं उसी पे फोकस रखिए, ठीक है? चलिए।